महाश्मशान के तंत्र साधक और काशी के तंत्र सम्राट स्वर्गीय सच्चिदानंद जी के सुपौत्र मां काली के अनन्य उपासक श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय कृष्णा महाराज दूर करेंगे आपकी हर मुसीबत और हरेंगे आपके सारे कष्ट। देखिए हमारा खास प्रोग्राम तंत्र मंत्र यंत्र शुक्रवार से मंगलवार शाम 4:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश है हमारा ख़ास कार्यक्रम मुलाकात। इस खास कार्यक्रम में हम रूबरू होते हैं समाज और देश के लिए कुछ खास करने वाली हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सांसद और जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन। डॉक्टर हसन, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे आपकी पार्टी और बिहार में आप नीतीश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करूँ, सबसे पहले बात मुस्लिम रिजर्वेशन की। केंद्र सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, ये तो रोज़ अव्वल से ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की ये एक वोट बटोरो राजनीति और सियासत का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुस्तान की अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए कभी ईमानदार नहीं रही और हमेशा उसने इस पूरी कम्युनिटी को एक वोट बैंक के हैसियत से देखने का काम किया। हम तो कहते हैं कि अगर वो ज़रा सा भी उसके अंदर ईमानदारी है, ज़रा सा भी दयानतदारी है उसके पास, तो जो आइन का 300 दफ़ा या 341 है, उसके अंदर जो 1950 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के ज़रिया जो पाबंदी आयद की गई कि किसी मज़हब की बुनियाद पर रिज़र्वेशन नहीं हो सकता है, उससे 341 को मुक्त करें। मुसलमानों के मसले अपने आप हल हो जाएंगे। लेकिन वो ईमानदार हैं न, उनको वो भी जानते थे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसका ये हशर होना है। और हम तो कहते हैं कि जो सवाल उठाया है माननीय न्यायालय ने, वो सवाल मुनासिब है कि फिर इसके बाद क्या होगा। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जिसको दलित मुस्लिम लोग कहते हैं, दलित मुस्लिम के अंदर धोबी आते हैं, हलाल खोर आते हैं, लाल बेगी आते हैं, राइन आते हैं। इस तरह की जो बिरादरियाँ हैं, उन बिरादरियों को आप रिजर्वेशन से क्यों अलग किए हुए हो? आप एक तरफ कहते हो कि मजहबी बुनियाद पर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे और मज़हब के बुनियाद पर आप हमको छांटे हुए हो। यूँ तो हम कहें कि शेख, सैयद, पठान, ये जितने भी जो हमारे यहाँ जिसको ऊंची जाति के लोग कहते हैं, ये लोग भी हकीकत ये है कि आज गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसके अंदर पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमानों के अलावा जो ऑन द होल मजमूई तौर पर जो मुसलमानों की अक्सरियत है, उसके बारे में सैर हासिल बहस किया है उसने। और उसने बताया है कि ये इनके साथ न सिर्फ ये कि नौकरियों के अंदर, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर इनके साथ पक्षपात हो रहा है। ये जानिबदारी का शिकार हो रहे हैं। अगर बैंक में ये छोटा सा लोन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ भी उनके साथ, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ इनके साथ, जिस शोबे में जाते हैं इनको फेस करना पड़ रहा है। तो इससे तो पहले वो मुक्त कराने का काम करें तो समझें। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, जब मज़हब के की बुनियाद पर, मज़हब के आधार पर रिजर्वेशन मुमकिन नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी ये शगुफा क्यों छोड़ती है? नहीं, मज़हब के बुनियाद पर रिजर्वेशन मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी ने ही, मैंने कहा ना कि 1950 में 341 ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर शहरी को जो रिजर्वेशन और जो मुराद हैं वो उनको मिलेगा। लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति के अध्यादेश आइन में छेड़छाड़ करने का काम किया और राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद उसको रोक दिया गया।
1956 में जब सरदारों ने अपनी लड़ाई लड़ी पंजाबियों ने, तो उनको फिर शामिल किया गया। और हमको जहाँ तक याद आता है कि 1990 में बुद्ध धर्म के लोगों को फिर शामिल किया गया। लेकिन ये बदनसीबी है इस मुल्क का, इस मुल्क के मुसलमानों का, कि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू तो हर लोग बहाते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि इनके अंदर अपनी क़यादत का फ़क़दान है और ये फ़क़दान रहेगा। मुसलमानों पर जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये फ़िरका परस्त हैं, ये टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, उनको सोचना चाहिए कि यहाँ का मुसलमान जो आज़ादी के 63 साल के अंदर अपना एक लीडर पैदा नहीं कर सका, वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है। वहाँ उसके तो लीडर कहीं नीतीश जी हैं, कहीं मुलायम सिंह यादव जी हैं, कहीं चंद्रबाबू नायडू जी हैं, कहीं मनमोहन सिंह जी हैं, कहीं ममता बनर्जी हैं। उनको तो उनके लीडर वो तो इतना सेकुलर है, वो कभी ज़ात पात पर गया नहीं। और हम पूछते हैं कश्मीर जैसे स्टेट के अंदर जो टेररिस्ट है, कोई बता दे माइकल लाल। मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी बिहार का आदमी अगर वहाँ दहशतगर्दी में पकड़ा गया हो, यूपी का आदमी पकड़ा गया हो, दिल्ली का आदमी पकड़ा गया हो, मध्य प्रदेश का आदमी पकड़ा गया नहीं। लेकिन ये लोग एक हवा खड़ा किए हुए हैं। आज बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ करके सऊदी अरब से फंसी को आज तक ट्रेसलेस है। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि हिंदुस्तान की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, हिंदुस्तान की पुलिस कहती है कि हमको पता नहीं है। दरभंगा से आए दिन जिसको चाहा उठा लिया, आप उठा लो। अगर दहशतगर्द है कोई तो आप उसको सज़ा दो। लेकिन ये क्या तरीका है कि 10 साल आप उसको कैद बंद की ज़िंदगी और जेल के काल कोठरी के अंदर आप उसको रखते हो, और 10 साल के बाद ये आता है कि नहीं, ये आदमी बड़ा ही बेगुनाह और निर्दोष था। आप उसकी सारी ज़िंदगी ले ली, उसका पूरे ख़ानदान का, उसके पूरे का शिराज़ा बिखर गया, इंतशार का शिकार हो गया वो ख़ानदान, और उसके बाद 10 साल के बाद आप कहते हो कि इसका कोई लेना देना नहीं था। ये कौन सा तरीका? उसके जो वो खोए हुए 10 साल, और 10 साल के पहले जब उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा तो उसका जो ख़ानदान का जो शिराज़ा बिखरा, उसको कौन वापस कर सकता है उसके हुकूमत के पास इसका जवाब। डॉक्टर मुनाजिर साहब, ये इतना संजीदा मामला है, आपने कहा कि मुसलमानों पर दहशतगर्दी का टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम लगता है, उसे ऐसे ही पुलिस उठा ले जाती है। आपके बिहार से जहां नीतीश जी की सरकार है, वहां से भी नीतीश जी ने तो दूसरे राज्य की पुलिस ने उठा लिया, तो हुकूमत पर उंगली उठाई कि कैसे उठा के ले गए बिना स्टेट गवर्नमेंट के। नीतीश जी ने तो हुकूमत से बात भी की और अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। नीतीश जी सेकुलरिज्म का ढोल नहीं बजाते, लेकिन मिजाज के एतबार से मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एक इंसाफ पसंद आदमी है, और जिसका जो हक और हकूक़ है उसके साथ इनकी कोशिश रहती है कि हम नाइंसाफ़ी न करें। ये मुसलमानों के रिजर्वेशन के मामले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में मामला वो इस रिजर्वेशन के एगेंस्ट चला गया। उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ इसके एगेंस्ट चला गया। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है जो कि इस पर लोकसभा में एक अच्छी खासी तादाद है आपके एमपी की, फिर इस पर खामोशी, इस इतने गंभीर मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड की खामोशी को क्या बयान करती है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जहाँ तक सवाल है, जनता दल यूनाइटेड ने इन अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का पहले शुरू से ही मानना है कि इसमें मिलना जुलना कुछ नहीं, ये नौटंकी है और ये लड़ाने की कोशिश की गई है। जो हमारे यहाँ जो हमारे ओबीसी, जो मुसलमानों में ओबीसी हैं, जो हमारे बिरादरान वतन हिंदुओं के अंदर जो ओबीसी हैं, उनको लड़ाने की एक साजिश की गई है, और ये कांग्रेस यही करती रही है। उसको वो चाहती है कि इशू बना रहे, उसको न लेना है न देना है किसी को। हम तो बार बार गला चीख करके कहते हैं कि यार कांग्रेस के लोग ईमानदार उर्दू की बात करते हो, आप मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बनाए हुए हो, आप उर्दू के लिए कई इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हो, आप एक छोटा सा सारे इंस्टीट्यूशन को आप बंद कर दो जो उर्दू के लिए आपने खोल रखा है, आप बंद कर दो। आपसे सिर्फ इतना हम रिक्वेस्ट करते हैं सोनिया, यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी से, कपिल सिब्बल जी से जो ह्यूमन रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, कि आप सीबीएसई में के जितने स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, या जो एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल हैं, आप उसके अंदर उर्दू की तालीम शुरू कर दो और लाजमन उर्दू के एक टीचर आप डाल दो।
लेकिन कहाँ है आज। आज उर्दू को जो हमारी ज़बान है, मादरी ज़बान है, और न हमारी मादरी ज़बान ने बल्कि ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की ये अलंबरदार है। इसके साथ नाइंसाफ़ी इसलिए क्यों कर रहे हो आप? इसलिए कि हम बोलते हैं ये ज़बान बुरी है। आज मीडिया की ज़बान, आज फिल्मों की ज़बान, आज प्रेस की ज़बान कौन सी ज़बान है? अब कहाँ ले जाना चाहते हो आप? एक सिर्फ इसलिए इस ज़बान से इतनी नफ़रत आप करते हो कि ज़बान को हम बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले बोल रहे हैं, उनको मना करो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिल्म वाले से बात करो, वो बोल दें जो है इनकलाब जिंदाबाद को निकाल दो डिक्शनरी से, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो मिठास, वो शीरनी मिलेगी कहाँ। लेकिन इतनी नफ़रत के बाद हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा सा भी अगर आपको इस बात से, अक़लियतों से, मुसलमानों से, उनकी ज़बान से, हिंदुस्तान की इस ज़बान से ज़रा सा भी मोहब्बत है तो आप इसको CBSE के कोर्स में शामिल करो और CBSE के लाजमन वहाँ पर टीचर दो। हमारे बच्चे अपनी मादरी ज़बान से महरूमियत के शिकार हो रहे हैं। अपने इस खास कार्यक्रम मुलाकात में वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। ब्रेक के बाद चैनल 1 न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, ब्रेक के पहले आपसे मुसलमानों और उर्दू पर बात हो रही थी। अब कुछ बातें आपके नीतीश सरकार पर। बिहार की जनता ने जंगल राज से, कथित जंगल राज से निजात दिलाकर नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपी, लेकिन नीतीश जी पर भी जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप है और ये आरोप आपकी पार्टी के धुर विरोधी कोई लालू जी नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी के और आपकी जो कोalition पार्टी है बीजेपी के कद्दावर नेता भाई नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उनकी शख्सियत, उनके कारकर्दगी, उनके कारनामे दुनिया पर रोज़ रोशन के तरह माने उजागर हैं, वाज़े हैं। इसे उस पर कोई टीका टिप्पणी करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन हम बिहार में क्या कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि बिहार के अंदर जिस लीडर ने बिहार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम किया, बिहार की जो जोग्राफियाई हालत है वो गुजरात महाराष्ट्र के तरह नहीं है। उनको तो बना बनाया गुजरात मिला। उनके पास बंदरगाहें हैं, उनके पास सड़कें पहले से थी, उनके पास बिजली पहले से थी, उनके पास उद्योग पहले से थे, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था। बिहार के पास क्या था? बिहार के पास तो बिहार बंटने के बाद, झारखंड बनने के बाद बिहार के अंदर बचा क्या? बिहार के अंदर बाढ़ बचा, बिहार के अंदर सुखाड़ बचा, बिहार के अंदर सांप्रदायिक हिंसाएं होती थी, बिहार के अंदर माओवादी की घटनाएं होती थी, बिहार के अंदर नक्सल के मसाइल बढ़ते चले जा रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर काबू पाते हुए हमारी सरकार ने नीतीश जी के क़यादत में एक आम आवाम के बीच में एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद बहाल किया। सबसे बड़ा हम उसको मानते हैं कि हमारी ये उपलब्धि है, एतमाद बहाल किया। लोग जो शाम में बाहर निकलने से घबराते थे, वो अब 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात में भी एक औरत, एक लड़की भी कहीं आ सकती है, कहीं जा सकती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। दूसरी उपलब्धि जिसको आप कहते हैं कि ये जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने जातिवाद को बढ़ावा दिया, ये सरासर गलत है। हमने इंसाफ किया, हमने इंसाफ किया उन तमाम जात के साथ जो महरूम थे अपने हक व इंसाफ के लिए, जो जिनको उनका हकूक़ नहीं मिला था। अब जैसे मान एक बात, आप लोग कहते हैं कि हमने महादलित बनाया। मैंने महादलित बनाया नहीं। दलितों के अंदर जो जातियाँ, जो ऐसे जात थे, भुइयाँ ऐसी जाति थी, मुसड़ ऐसे जात थे, पासी ऐसे जात थे, जो जात शेड्यूल कास्ट में रहते हुए भी
उसके मुराद से, उसके मिलने वाली सहूलियत से महरूम थी, उसको हमने महादलित बना के उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। उनको कहा कि इनको ज़मीन दो, इनको रेडियो दो, इनको साइकिल दो, इनको, ताकि ये दुनिया से बाखबर हो सकें, इनको रहने के लिए इनके सर पर अपना छत हो, जो एक जानवर की ज़िंदगी जीने पर बसर। इतने दिन से 63-64 साल देश को आज़ाद हुए, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन, फिर शेड्यूल कास्ट की हालत क्यों बद से बदतर होती चली गई? इसलिए कि उसका फ़ायदा मुट्ठी भर लोगों ने उठाने का काम किया, जो उसकी आम आबादी थी वो उससे महरूम रही। इसलिए क्या, इसमें अगर आप कहते हैं कि हमने ज़ात पात किया है, तो मुझको कबूल है ऐसा ज़ात पात करना जिससे समाज का उत्थान हो और समाज के हर तबका समाज मुख्यधारा में आ सके, तो मुझको कबूल है वो। आपने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है, और अगर ये सच है तो अभी हाल में एक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हो गई, दिन दहाड़े वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। कल आपके एक सांसद के घर पर कोई बम विस्फोट करके चला जाता है, क्या इसको आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अच्छा मानते हैं? देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया के घर पर उनकी हत्या हो जाए या सांसद हमारे ही घर पर किसी ने बम फेंक कर चले गए थे, तो ये वाक़या तो हो सकता है। कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कैमरा नहीं लगा हुआ है, लेकिन उन वाक़यात पर पुलिस का क्या रवैया रहा, हुकूमत ने किस तरह से एक्ट किया, सवाल सबसे बड़ा ये है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के कातिल का हमने पता चला लिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में लोगों का, उनके कई पॉलिटिकल पार्टियों ने मुतालबा किया कि सीबीआई से जांच करा दो। हमने कहा कि हम सब, पता चला कि मेरे पास खुद अच्छी एजेंसी है, हमारी सीआईडी, हमारी पुलिस सक्षम है, लेकिन फिर भी लोगों का मुतालबा था, इससे हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, हम लोगों ने सीबीआई को उसका जांच दिया। कल जो बम के बारे में आप जिसका जिक्र किया, ये घटनाएं हो सकती हैं, इसको आप कानून व्यवस्था से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अपराधियों के मन में भय कायम हुआ है, और उसके बाद अगर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर मुजरिम नहीं पकड़ाते हैं, तब आप सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा हुआ कि वो तो किसी ने शरारत किया, बदमाशी किया, दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके उस घर में हम लोग भी नहीं थे, इत्तेफाक से हमारी फैमिली रहती है वहाँ, इत्तेफाक से कल वो भी नहीं थी, वो लोग भी दिल्ली गर्मी की छुट्टी में, बच्चे लोग सब यहीं पर आए हुए थे। तो घटना हुआ, उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में कथित जंगल राज से निजात दिलाने के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी के हाथों में कमान सौंपी, लेकिन देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में, जब दूसरा टर्म नीतीश जी आया, तो हाल के दिनों में नीतीश जी की लोकप्रियता में कुछ कमी आ रही है। अभी विकास यात्रा को लेकर नीतीश जी बिहार के दौरे पर थे और ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, पथराव किया उनके काफिले पर। देखिए, ग्रामीणों ने पथराव क्या होगा, लेकिन एक बात आपको बताते हैं, जिस सरकार को हम मनाते हैं, हमारी आवाम मनाती है, उससे मोहब्बत करती है। जहाँ मोहब्बत होता है वहीं शिकवे होते हैं, जहाँ मोहब्बत नहीं होगा शिकायत नहीं हो सकता है। लालू जी के काफिले पर कभी पथराव नहीं होता था, इसे जानते थे कि वो मरवाएगा, मारे डंटा कर तोड़वा देगा। नीतीश जी ऐसा नहीं करते, वो जानते हैं कि हमारी जनता है, हमारा वोटर है, उस वोटर को शिकायत है, वो समझता है कि ये हमारा मुखिया है, स्टेट का मुखिया है, उसके जो शिकायत है, हमारे जो सरकार के पास एक महदूद वसाइल है और उस महदूद वसाइल में हम खिदमत कर रहे हैं सूबे की, तो उनका मामला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नाराज़ हैं, वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके मसाइल बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मसाइल तो पहले हुआ करता था कानून और व्यवस्था का, लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते थे, लोग पलायन करने पर मजबूर थे। आज पलायन की स्थिति बिहार में नहीं, आज पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को मजदूर नहीं मिल रहा, आज रोज़गार उनको वहीं पर मिल रहा है, बिहार के अंदर मिल रहा है। आज बिहार के अंदर आपको हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, जिनको जो करना है आइए, और सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, बिहार से दूसरे लोगों को सबक सीखना चाहिए। आज हमारी तकलीद हो रही है, कल हम पिछलग्गू राज्य के हैसियत से जाने जाते हैं, आज जो हम कानून बनाते हैं
जो चीज़ हम लागू करते हैं उसका तकलीद भारत सरकार करती है, दूसरे स्टेट करते हैं। हमने साइकिल पोशाक योजना शुरू किया, दूसरे स्टेट ने शुरू किया। हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, दूसरा स्टेट ने उसको रिजर्वेशन दिया। हमने एकल आरक्षण किया जाके लोकल बॉडी में, उसको दूसरे लोगों ने तकलीद किया। हमने सैफ का गठन किया जो है और एक मजबूत पुलिस फोर्स बनाया, तो उसकी तकलीद दूसरे लोगों ने की। ये तो हमारा है, ये हमारा रिकॉर्ड है और यही चीज़ है। आज देखिए भारत सरकार की संस्था CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी संस्था तो नहीं, किसी स्टेट की संस्था तो है नहीं, लेकिन वो उसने बिहार को ग्रोथ के मामले में, विकास के मामले में अव्वल मुकाम दिया। वहाँ तो हमारे लोग नहीं बैठे हुए हैं। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे कि बिहार में कितना विकास हुआ और वहाँ की जनता उस विकास को किस तरह से देख रही है। तो हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में वक्त है एक ब्रेक का। जल्द आ रहा है आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल रिपोर्टर 24x7, खबर परत दर परत। ब्रेक के बाद अपने खास कार्यक्रम मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता व लोकसभा सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन। डॉक्टर मुनाजिर साहब, ब्रेक के पहले आपसे लॉ एंड ऑर्डर पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही थी। अब बिहार के विकास की बात, जिस विकास की बात करते हैं, आज भी बिहार में सिंचाई की, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं है। भूमि सुधार के लिए नीतीश जी ने एक ज़माने में कोशिश की थी। कहा जाता है कि एक जाति विशेष के दबाव में नीतीश जी वो काम या वो जो उनका इरादा था वो पूरा न कर सके। क्या कहेंगे आप? भूमि सुधार के बारे में आप, मुझको लगता है कि वो तो हमारे विपक्ष के लोगों को बटाईदारी बिल के बारे में जो आप कहना चाह रहे हैं, तो मुझको लगता है कि ये हमारे विपक्ष के लोगों को वर्गलाने का एक शोषा था। उन्होंने एक शोषा छोड़ा था। हम भी कैबिनेट में रहे, असेंबली में रहे। मेरे संज्ञान में, मेरे जानकारी में इस तरह का बिल का कोई मामला नहीं था। मैंने अखबारों में सुना कि गांधी मैदान में किसने क्या कहा और फलाना जगह किसी ने क्या कहा, यह मैंने सुना, लेकिन इस तरह की कोई बिल सरकार के विचाराधीन था या है, ये मैं नहीं जानता। सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। सरकार को जो अच्छा लगता है कि बिहार के जनता के इंटरेस्ट में है, उसको सरकार मजबूती के साथ करती है, चाहे इससे किसी का नफ़ा हो या किसी का नुकसान हो। डॉक्टर मुनाजिर साहब, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के लिए आपकी सरकार ने, नीतीश सरकार ने कृषि का रोड मैप ज़रूर उन्होंने दिखाया लोगों को, उनके उसके सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। बिहार राज्य बीज निगम आज डिफंक्ट है। बिहार के किसानों को बीज निगम से 10% भी बीज नहीं मिल पा रहा है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन से बीज मंगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बीज मंगाए जा रहे हैं। बिहार में किसान आयोग एक है, वो डिफंक्ट है। वो कई साल से वो काम कर रहा है, लेकिन आज तक वहाँ मुकम्मल स्टाफ तक नहीं है। किसान आयोग तो हम लोगों ने बनाया भाई, और कृषि को हम लोगों ने जो इस मामले में जो हम लोगों ने कारकर्दगी किया वो काबिल तकलीद है दूसरे लोगों के लिए, और कई स्कीमें हमने चालू की। और बल्कि जो हमारे किसान जो अनाज पैदा कर रहे हैं उनको उनके धान का, गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। FCI वाले अब माल ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में हमने चौमुखी विकास करने का काम ही नहीं किया, बल्कि किसानों को काफ़ी रियायत देने का, उसके बीमा का, फसल का बीमा कराने का काम किया। हम लोगों ने बागबानी के लिए 70% 80% सब्सिडी देने का काम किया। कई स्कीम हम लोगों ने लाने का काम किया है। अब हमको तो उतना याद है नहीं कि, लेकिन कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार, उसके प्रायोरिटी में कृषि का मामला है और मुख्यमंत्री स्वयं उसका मुहासबा करते हैं, स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद ही टीचिंग में हैं, आप प्रोफेसर हैं, और बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम का मामला था उसके, लेकिन आज तक वो स्थापित ना हो सका, जबकि उसके साथ खुलने वाली सारी यूनिवर्सिटी जो देश में थी वो सारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। सिर्फ बिहार में नीतीश जी की कथित हठधर्मी से आज तक वो यूनिवर्सिटी ज़मीन पर नहीं आ सकी। कथित हठधर्मी नीतीश जी के हठधर्मी नहीं, ये जो केंद्र सरकार है और ख़ास के कपिल सिब्बल हैं, इनको पूरे बिहार के सांसदों ने
मिल करके कहा कि आप यूनिवर्सिटी खोलिए। इनको क्या मतलब, वाइस चांसलर के मर्जी से यूनिवर्सिटी खुलता है क्या? इन्होंने वाइस चांसलर बहाल कर रखा है, कहीं यूनिवर्सिटी का पता नहीं, वाइस चांसलर भी बहाल कर लिया। और वो वाइस चांसलर का कहना है कि मोतिहारी में हवाई जहाज नहीं जाता है, इसलिए वहाँ हम नहीं जाएंगे। अरे एक नहीं 1000 वाइस चांसलर पड़े हुए इस देश के अंदर, विद्वानों के, बुद्धिजीवियों की कमी है क्या? तो ये तो इनका हालत है। वाइस चांसलर के इशारे पर कपिल सिब्बल एक सरकार के पूरे अनुशंसा को, जो पूरी असेंबली, पूरा काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला देकर दिया कि मोतिहारी में यूनिवर्सिटी खोलो, तो फिर हठधर्मी बिहार सरकार कर रही है कि कपिल सिब्बल कर रहे हैं? जो एक अब कल कोई बोलेगा कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को तो जाने में 3-4 घंटा लगता है, और जब सर सैयद ने ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खोला होगा उस वक्त तो ट्रांसपोर्टेशन की ये हालत नहीं थी। अभी हम लोग को 3-4 घंटा लगता है, तो मोतिहारी से तो 2 घंटे का रास्ता है पटना से। तो उनको क्या जहमत है भाई? वो जो बोलते हैं, कभी पटना बोलते हैं, कभी हम पूछते हैं कि एक ज़माने में हल्ला मचाए हुए थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बिहार सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। डॉक्टर साहब आप गुमराह ना करें, आप खुद ही एक स्कॉलर हैं, आप प्रोफेसर हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक स्कूल खोला था मुसलमानों में तालीमी बेदारी को पैदा करने के लिए, उसको तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए स्कूल खोला था। वो यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी खोल रही है जिसका नाम ही है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कपिल सिब्बल जी का कहना है कि उसे किसी पटना और उसके आसपास हो कहीं, जहाँ अच्छे प्रोफेसर और अच्छे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनका वहाँ दाखिला हो सके, इतने रिमोट एरिया पर ना हो जहाँ अच्छे प्रोफेसर वहाँ जाने से कतराए, उनका ये कहना है। अच्छे प्रोफेसर सब दिल्ली में रहेंगे और सब राजधानी में रहेंगे, यहाँ तो रोज़गार मिलता नहीं है लोगों को। लोग जाने के लिए अच्छा सैलरी देंगे, अच्छा पैकेज देंगे तो कहाँ नहीं जाएगा लोग। आप अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ ने सर सैयद साहब ने स्कूल ज़रूर खोला था, लेकिन उनका मकसद स्कूल तक महदूद नहीं था। उनका एक ब्रॉड गेज उनका मकसद था, जो मकसद की तकमील आज आपको दिखाई दे रही है कि अलीगढ़ जो सैकड़ों बरस पहले जो सर सैयद ने जो सपना देखा था, वो सपना साकार दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, पांडिचेरी में यूनिवर्सिटी है, वो कई 100 किलोमीटर दूर है, कई बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो अभी। तो आप हवाई जहाज़ के लिंक से जोड़ करके यूनिवर्सिटी को देखेंगे तब तो हमको लगता है खुदा हाफिज़ है इस सरकार का, केंद्र सरकार का और इनके मंत्रियों को। एक तो हमको लगता है यहाँ तो मंत्री तो कुछ है ही नहीं है, कोई है नहीं सब। डॉक्टर मुनाजिर साहब, बिहार में आपकी सरकार लगभग 7 सालों से वहाँ हुकूमत कर रही है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर रिटायर भी हुए होंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक एक भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या लेक्चरर बहाल नहीं हुए। उच्च शिक्षा के मामले में बिहार सरकार उदासीन है। नहीं, बहाल हुए थे वो। असल में देखिए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन हुआ करता था, तो सरकार ने को लगा कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, हम छोटे वाइस चांसलर को यहाँ हम लोगों ने सोचा कि ये अपने अपने लेवल पर जो जैसे जैसे वैकेंसी हो, वाइस चांसलर को हम लोगों ने ये अख्तियार दे दिया। और वाइस चांसलर ने अपने लेवल पर वीसी अपॉइंटमेंट किया, प्रिंसिपलों का भी अपॉइंटमेंट किया। लेकिन ऐसा होने लगा कि अब हमारे यहाँ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी होते हैं गवर्नर। अब गवर्नर को देखना है, वो वाइस चांसलर बहाल कर रहे हैं, वो सारे चीज़ कर रहे हैं। सरकार चाहती है, फिर सरकार का ये लगा कि वहाँ पर गवर्नर के यहाँ पर रहने से पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। जो नियुक्तियाँ होंगी, जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाएगी। तो सरकार ने फिर से ये डिसीज़न लिया कि हम यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को फिर से हम उसका काम अमल में लाने का काम करेंगे। तो जो होगा तो हमारे यहाँ हम लोग तो लाखों टीचर की बहाली की, लाखों सिपाहियों की बहाली की, दरोगा की बहाली की। जो बीपीएससी का जो 7-7 साल 8-8 साल एग्ज़ामिनेशन ने होता था, 4-4 साल 5-5 साल का इम्तहान मिला के हम लोगों ने एग्ज़ामिनेशन लेने का काम किया। हम लोगों ने जो स्टाफ सिलेक्शन में जितने सुपरवाइज़र ग्रेड की जो उनके लिए हम लोगों ने अलग से इंतज़ाम किया। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि हम ये
बहाल नहीं करना चाहते हैं लोगों को। डॉक्टर मुनाजिर साहब, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है और काफ़ी अच्छे माहौल बने हैं, देश में एक अच्छी इमेज गई है आपकी सरकार की, लेकिन कोई पिछले 7 सालों में कोई बड़ा निवेशक वहाँ निवेश करने के लिए नहीं आया। क्या इमेज है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है, निवेशक भी आएंगे और ऐसी बात नहीं है, माहौल बना है। पहले माहौल बनाना था, जो माहौल हम लोगों ने बना लिया, निवेशकों को के बीच में ये एतमाद बहाल हुआ, उनके बीच में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि अब हम बिहार जा सकते हैं। लोग आ भी रहे हैं, महिंद्रा वाले आए थे, बिल गेट्स आए थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिहार में तो दूसरे जगह के कितने एम्बेसडर भी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। चूँकि बिहार के अंदर पटना में आप देखेंगे कि पटना के इर्द गिर्द ज़मीन नहीं है, पटना काफ़ी फैल चुका है। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी ख़तरे से खाली नहीं है, उसके लिए जितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो नहीं है। तो अब हम लोग के पास एयरपोर्ट का भी मसला है, एयरपोर्ट को हम कहाँ पर शिफ्ट करें। बड़े कड़े शब्दों में कह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अगर चाहें तो मैं कोई भी पेड़ पौधे को नहीं काटूंगा, आप चाहें तो एयरपोर्ट बंद कर दें। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, नीतीश जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि संजय गांधी जैविक उद्यान में जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जिनको काटने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा था, तो नीतीश जी ने 2 टूक कह दिया कि आप अगर चाहें तो पटना जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है, आप उसको बंद कर दें, मैं कोई दरख्त नहीं काटूंगा, कोई टहनी नहीं काटूंगा। ये कल उन्होंने कहा है मीडिया से। कल कहा है? नहीं, तो अब उनको तो अब पर्यावरण को भी तो देखना ज़रूरी है ना। और एयरपोर्ट तो वहाँ पर है और पेड़ पौधे संजय गांधी जैविक उद्यान में काफ़ी हैं, तो उसके लिए एयरपोर्ट के लिए सरकार भी देख रही है। और केंद्र सरकार को चाहिए कि एयरपोर्ट दूसरे जगह बनाए। बेंगलोर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, दूसरे जगह बनाया, हैदराबाद में बनाया, चेन्नई में बनाया, दूसरे जगह। तो बिहार में क्यों यहीं पर एयरपोर्ट रखना चाहते हैं? बड़ा जगह थोड़ा सा हट करके बनाए एयरपोर्ट, जहाँ पर उनको लंबा चौड़ा पूरा जमाना और हमारा पर्यावरण के साथ भी छेड़छाड़ न हो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मीडिया पर अंकुश लगा रखी हुई है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई चीज़ें वहाँ छपती नहीं है या आती नहीं है। मीडिया आप देखिए ना, टीवी उठा करके मीडिया तो रोज़ ऐसा बुकनी देखता है। आप ही बोले अभी कि नीतीश जी पर फलाने जगह पर जो है विरोध हुआ, उनका काला झंडा दिखाया। तो कहाँ से पता चला आपको? मीडिया से पता चला ना। तो अगर मीडिया पर अगर हमारा कंट्रोल होता, काटजू साहब की बात सही होती, तो ये बात आप बोलते कहाँ से? ये तो मीडिया में हम लोगों ने भी देखा कि वो छोटी छोटी या परमेश्वर मुखिया जी के बारे में जितनी चीज़ें थी, हमने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से सरकार चला रहे हैं। लोगों ने कहा कि जो है मुखिया जी का जिस दिन शव यात्रा निकला था, लोगों ने के अंदर एक आक्रोश था, हमने कहाँ पुलिस से डंडा से पिटवाया। चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो भी हमारी आवाम थी, हमारी जनता थी। बाद में उसका लेखा जोखा होगा। उनके गम गुस्से में हम उनके साथ जा कर के क्यों छेड़छाड़ करते? लेकिन किसी का ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमारे लिए आवाम स्टेट और हुकूमत होती है, आवाम के लिए, लोगों के लिए होती है। लोगों के साथ हमारी हुकूमत ने कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई ज़्यादती नहीं की, कहीं पुलिसिया बर्ताव नहीं किया लोगों के साथ। डॉक्टर मुनाजिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला। तो चर्चा में ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुनाजिर हसन, जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और महान शिक्षाविद डॉक्टर मुनाजिर हसन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें दीजिए इजाज़त, ख़ास मुलाकात में अगले हफ्ते फिर किसी नई हस्ती के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी